जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एनटीपीसी ग्रीन एक ऐसी कंपनी जिसमें आप सबके बहुत सारे कमेंट्स थे कि यहाँ पर सर हमें डिटेल वीडियो चाहिए। मुझे लगता है काफ़ी लोग इस कंपनी में अभी फंस चुके हैं, बट इस कंपनी में अभी रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आए हैं, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके सामने रख रहे हैं। पर ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, इसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिए। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है तो आप अपनी रिसर्च करने के बाद डिसीजन लीजिए, या फिर अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करने के बाद। एज़ यूजुअल जब मैं कोई भी इस तरह के वीडियोस बनाता हूं तो उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में रखा है ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली कंपनी में हो क्या रहा है। एक होता है हम फाइनेंशियल्स के ऊपर बात कर लें, और एक होता है कंपनी के स्कोप के ऊपर बात करें। बहुत लोगों के हिसाब से एनटीपीसी ग्रीन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, क्यों है, उन सब के ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे। तो मैंने इसको 3 चैप्टर्स में ही डिवाइड किया है। सबसे पहले हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसको हम फाइनेंस भी उसी में इंक्लूड करेंगे। रही बात, उसके बाद हम लोग कंपनी के बिजनेस के ऊपर बात करेंगे, और फिर टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन करना ज़रूरी रहता है। आखिर में ये तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्टेड हूँ या नहीं। सो लेट अस बिगिन विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। जब भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें ना, तो वाई और क्यू में डिफरेंसेस को ध्यान से समझिएगा। वाई का मतलब ये होता है, आप मार्च क्वार्टर को आप पिछले साल के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर। क्यू का मतलब होता है आप दिसंबर क्वार्टर को मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। जैसे अभी मार्च 25 क्वार्टर गया तो आप दिसंबर 2024 क्वार्टर से उसको कंपेयर करें। ज़्यादा डिटेल और ज़्यादा प्रॉपर एनालिसिस आपको तब देगा जब आप उसका वाई एनालिसिस करेंगे, मतलब मार्च 2025 क्वार्टर को मार्च 2024 क्वार्टर से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले उसी के ऊपर बात करें। अगर मैं वाई देख रहा हूँ, रेवेन्यू कंपनी का 508 करोड़ से बढ़कर 622 करोड़ हुआ। इफेक्टिवली 22.4% का इन्होंने ग्रोथ किया है रेवेन्यू में। अब मेरे लिए रेवेन्यू का ग्रोथ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग मार्जिन का ग्रोथ। ऑपरेटिंग मार्जिन इनका 437 करोड़ से बढ़कर हो गया 560 करोड़, मतलब 29% वो भी बढ़ा है। अब इफेक्टिवली देखा जाए तो 437 करोड़ का ऑपरेटिंग मार्जिन है, जिसमें ये रेवेन्यू कितना क्रिएट कर रहे थे, 508। ये मैं बात कर रहा हूँ कौन से साल की, मार्च 2024 क्वार्टर की। इफेक्टिवली 86% का ये ऑपरेटिंग मार्जिन जनरेट कर रहे थे, मतलब 100 रुपये की सेल्स कर रहे तो 86 रुपीज़ ये कमा रहे। यही चीज़ जब मार्च 2025 में हम देख रहे हैं तो 622 करोड़ पे इन्होंने कमाया कितना, 560 करोड़, विच इज़ 90%। तो मार्च 2024 क्वार्टर में ये लोग मार्च 2024 क्वार्टर में 100 रुपये की रेवेन्यू पर 86 रुपीज़ मिल रहे थे, और मार्च 25 क्वार्टर में 100 रुपये पर इन्हें 90 रुपीज़ मिल रहे हैं। मतलब वहाँ पर इनका 4% का डिफरेंस आ रहा है, विच आई फील इज़ वेरी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जब आपका ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ता है ना, आपके बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली जब आप आगे भी रेवेन्यू क्रिएशन करेंगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, लास्ट ईयर मार्च 24 में इट वॉज 81 करोड़, जो बढ़कर हो गया 233 करोड़। गुड पॉइंट। चलो, मतलब 188% से इनका प्रॉफिट बढ़ा है। अब ये वाली कंपनी को मैं दिसंबर क्वार्टर से भी कंपेयर कर रहा हूँ। यूजुअली हम लोग दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर नहीं करते। इसको करने का रीज़न इसलिए है क्योंकि ये कंपनी ग्रोइंग कंपनी है। एनटीपीसी ग्रीन के अभी जिस हिसाब से उनकी कैपेसिटी है वो पूरी तरह से ऑपरेशंस में नहीं आई है। तो अगर वो पूरी तरह से ऑपरेशंस में नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखना पड़ेगा, ये मूव कर रहे हैं या नहीं, कि उधर ही तो नहीं रुक गए। देखिए क्या होता है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ और अभी मैंने बिजनेस चालू ही किया है, तो एकदम से आप मेरा डेटा थोड़ी उठा सकते हो पिछले 5-7 साल का, क्योंकि है ही नहीं 5-7 साल। सिमिलरली एनटीपीसी ने भी अभी रिसेंटली चालू किया है ना, तो मैं हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अपनी सेल्स देखूंगा ना। मैं अगर अपना बिजनेस कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा ना, यार पिछले क्वार्टर में अपन ने क्या किया, इस क्वार्टर में हमने क्या किया। तो इफेक्टिवली एनटीपीसी ग्रीन का भी आपको क्यू चेक करना जरूरी है। अब यहां पर रेवेन्यू था 505 करोड़ का, जो बढ़कर कितना हो गया, 622 करोड़, मतलब 23% का रेवेन्यू में ग्रोथ है, विच इज गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन पिछले क्वार्टर में 84% था, जो अभी मैंने आपको बताया 90% है, वो भी अच्छा साइन है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 66 करोड़ का था, जो बढ़कर हो गया 233 करोड़। तो ऑल इन ऑल अगर मैं देखूं तो रिजल्ट्स तो धमाकेदार हैं, बहुत बढ़िया है। रिजल्ट वाइज अगर आप देखोगे कंपनी जो इन्होंने अभी मार्च क्वार्टर में परफॉर्म किया, विच इज गुड। अब क्योंकि साल भी कंप्लीट हो गया है तो FY24 को FY25 से भी कंपेयर कर लेते। क्वार्टरली रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं, तो उसको कंपेयर करेंगे तो रेवेन्यू 1963 करोड़ से बढ़कर 2210 करोड़ हुआ है। इफेक्टिवली 12.5% से रेवेन्यू बढ़ा है।
अगर आप मार्च क्वार्टर को कंपेयर आप करने जा रहे हो तो मार्च क्वार्टर तो ज़बरदस्त चला, बट यहाँ पे ईयरली अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिख रही है क्या? वैसा नहीं है, स्टेबल ग्रोथ है, बट ठीक है 12.5% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 1748 करोड़ से बढ़कर हो गया है 1916 करोड़, वो भी 10% के अराउंड बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज 89% से घट के 87% हुआ है। अब देखो यहां से अगर आप ईयरली आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ईयरली आपको स्टेबिलिटी दिखेगी, ग्रोथ नहीं दिखेगी, जबकि कंपनी अभी फेयरली न्यू है, और फेयरली न्यू कंपनी को ग्रोथ होना चाहिए ना यार, उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट तो अच्छा होना चाहिए। तो अब यहां पे मिक्स फीलिंग देंगे आपको दोनों मिला के। क्वार्टरली रिजल्ट इज गोइंग गिविंग यू वेरी पॉजिटिव, quarterly results are giving you very positive hit, and but yearly it is stable, so that is not showing you that heavy growth which you are actually getting in quarterly results. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 345 करोड़ से बढ़कर 474 करोड़ हुआ, ये ठीक है, ये फिगर ठीक लग रहा है। तो इफेक्टिवली अगर मैं देखूं क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, पूरे साल का परफॉर्मेंस स्टेबल है। साल का परफॉर्मेंस भी अगर बहुत धमाकेदार होता तो मजा आ जाता इस कंपनी में, क्योंकि इस कंपनी ने बहुत लोगों को दुख दिए हैं। अगर आप मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो एनटीपीसी ग्रीन का जब वैल्यूएशन आया था आईपीओ के लिए, मैं तभी इतना दुखी हो गया था जब उसके ऊपर मैंने रील डाली थी, तो रील में ही मेरा कहीं ना कहीं दुख दिख रहा होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने तब भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उसमें। रीज़न सिंपल है, जब कोई कंपनी ओवर वैल्यूड होती है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें हमें कितने टाइम तक और कितने लंबे समय तक हमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा और कौन से भाव पर इन्वेस्ट करना चाहिए। यही चीज़ें मैं सिखाता हूँ अपने कोर्स में द लॉजिकल इन्वेस्टर में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्स मैसेज कर दीजिएगा, माई टीम विल डेफिनेटली रिवर्ट यू ऑन दैट कमेंट, एंड देन यू कैन कॉन्टैक्ट माई टीम ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। अब यहाँ पर हम लोग एक बात करें कि एनटीपीसी के ओनर्स कौन है, मतलब एनटीपीसी ग्रीन के ओनर्स कौन है। 89% ऑफ द ओनरशिप है एनटीपीसी के पास में, मतलब वो पीछे से ही चल रही है, बढ़िया अच्छी बैकिंग उससे ही चल रही है एनटीपीसी से। निपॉन की 1.19 निपॉन म्यूचुअल फंड्स आते हैं, और LIC की 1.2% इसमें होल्डिंग है, और भी हैं जिनकी होल्डिंग है, बट ये थोड़े से नामी नाम थे तो मेरे को लगा कि एक बार आपको बता दिया जाए। अब नेक्स्ट इज प्राइस अर्निंग रेशियो, 197 का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसके बेसिस पे लोग बोलते हैं कि एनटीपीसी ग्रीन बाय नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बात सही है, कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल बात सही है। बट एक बात समझो यार, कंपनी अभी 1-2 साल ही हुए हैं इसको चालू किए, इनफैक्ट 2-3 साल हुए, 2-3 साल चालू हुए कंपनी, और ये पावर कंपनी है। पावर कंपनी को इतनी आसानी से प्रॉफिट में आती है क्या? ये तो फिर भी चलो प्रॉफिट में है, इतनी आसानी से ग्रोथ कर पाते हैं क्या? उसमें कितना पैसा लगता है, और उस बीच में आप क्या ले आए आईपीओ, और मार्केट उस समय बुल मार्केट चल रहा था भाई। तो बुल मार्केट में सबको लगता है कि मैं भी आईपीओ लूँ, मैं भी पैसा बनाऊँ, पैसा बनाऊँ, पैसा बनाऊँ, सबके दिमाग में फंडामेंटली चलता है। अब सब लोगों ने उसकी वैल्यूएशन ओवर वैल्यू कर दी। अब ओवर वैल्यू मतलब सबके दिमाग में आया कि हम भी एनटीपीसी ग्रीन लेंगे, जब एनटीपीसी इतना भाग चुका है तो फिर एनटीपीसी ग्रीन क्यों नहीं भागेगा, सबके दिमाग में यही चलेगा ना, जो कि लॉजिकल है, कोई बात नहीं है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ऐसी कंपनीज में आप प्राइस अर्निंग रेशियो अभी नहीं देख सकते जब तक इसका 5-7 साल अच्छे से काम ना हो जाए और ये अपने कैपेसिटी के अनुसार काम करे, जो कि हमारे अगले चैप्टर में आएगा कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। 5.9 गीगावाट्स का अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये हाइड्रो में भी आना चाहती है। तो अब ये कहाँ कहाँ काम कर रही है, कैसे कैसे काम कर रही है, इसके ऊपर बात कर ली जाए तो लेट अस कम इनटू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज बिजनेस। 2022 में एक कंपनी चालू हुई थी जो आज की तारीख में लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक्सक्लूडिंग हाइड्रो। एक्सक्लूडिंग हाइड्रो क्यों बोला मैंने, क्योंकि NHPC भी तो है इनके पास, गवर्नमेंट के पास। मेनली सोलर और विंड में ये काम करते हैं इनके पास में, और अभी हाइड्रो में काम करने की कोशिश कर रही है, बट गवर्नमेंट ने अभी तक इनको पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी कि तुम हाइड्रो में भी चल जाओ, कि हाइड्रो में NHPC है इसके चक्कर में। टोटल रिन्यूएबल कैपेसिटी इनके पास है 26,071 मेगावाट्स की, और अभी ऑपरेशनल है 3,320 की। तो अभी इफेक्टिवली देखा जाए तो अपने 14 या 15% पे ये काम कर रही है। अब 14 व 15% कैपेसिटी पे आप काम कर रहे हो, तो कहाँ से आप प्राइस अर्निंग रेशियो देख पाओगे? तो प्राइस अर्निंग रेशियो इसका अभी नहीं देख सकते। हाँ, तो ऑब्वियस ही बात है, इसके हम रिस्क पे पैसा लगा रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये कंपनी अच्छे से एग्जीक्यूशन करेगी और अपनी जो कैपेसिटी है उसके अनुसार अपना ऑपरेशन बढ़ाएगी। 26,071 मेगावाट्स का इनका रेवेन्यू कैपेसिटी है, और उसके बाद में ऑपरेशनल है 3,320 मेगावाट्स, जिसमें से 3,220 सोलर में है और 100 ही विंड में है। मतलब विंड में भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही है।
पाइपलाइन में है 9175 मेगावाट्स का, जिसमें से 6925 सोलर का है और 2250 है विंड का। ठीक है, मतलब ये काम बढ़ा रहे हैं, विच इज़ गुड। अगर ये पाइपलाइन का ऑपरेशनल में आ जाएगा तो टोटल मिला के इनके पास हो जाएंगे करीब करीब 12,000 यूनिट्स, मतलब 50% पे अपनी कैपेसिटी पे आ जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर ब्राइट दिखता है। रेवेन्यू बाइफिकेशन की अगर मैं बात करूं, वो तो हमें कैपेसिटी से ही समझ में आ रहा है कि सोलर का सबसे ज़्यादा होगा, सोलर का 91% है और विंड का 4.5% है। तो ठीक है, ये ज़्यादातर सोलर में ज़्यादा काम कर रही है, हाइड्रो में अपने पाँव जमाना चाह रही है। इनका एक चीज़ बढ़िया है, ये बहुत सारी सब्सिडीज लेके भी बैठे हैं, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। कैसे? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के नाम पे कंपनी बनी हुई है, इनकी सब्सिडरी है। ग्रीन वैली रिन्यूएबल एनर्जी GVRE करके कंपनी है, वो भी इनकी सब्सिडरी, जिसमें 51% NTPC ग्रीन का है और 49% है दामोदर वैली कॉरपोरेशन का। ठीक है, IOCL, मतलब ये IOCL के साथ में भी अपनी एक सब्सिडरी बना चुकी है, जिसका नाम है इंडियन ऑयल NTPC ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इंडियन ऑयल के साथ भी कोलैब कर रहे हैं। मेरे को एक कंसर्न था कि इन्होंने लोन्स काफ़ी लेके रखे हुए हैं, और लोन्स इनके थे 17,000 करोड़ के, जो इन्होंने कहा था कि जो IPO इन्होंने लॉन्च किया ना, उसमें से हम काफ़ी हद तक अपने जो डेट है उसको ख़त्म करेंगे। अगर वो कर दें तो वो बहुत बढ़िया, कंपनी के पास में काफ़ी अच्छा एक कैपिटल क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ जो भी पैसा आएगा उसमें ब्याज का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, और अगर ब्याज का पेमेंट नहीं करना पड़ा तो जितना प्रॉफिट आएगा वो किसके लिए होगा? शेयर होल्डर्स के लिए होगा। तो ऑल इन ऑल बिजनेस बढ़िया है, स्कोप अच्छा है, रिस्क है क्योंकि अभी ऑपरेशंस में सारा काम नहीं हुआ है, अभी 15% ऑपरेशन पे ही काम कर रही है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखोगे तो मतलब 5-7 साल इसको होल्ड करना पड़ेगा, ये ऐसा नहीं होगा 1-1.5 साल के अंदर डबल ट्रिपल कर दे, अनलेस अनटिल इनकी जो पाइपलाइन में है वो ऑपरेशंस में आ जाए कंप्लीटली, या और फिर नई पाइपलाइन ये लोग क्रिएट कर दें। पाइपलाइन का मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट्स जो अभी तक चालू नहीं हुए हैं और इनके प्रोजेक्ट में अभी चल रहे हैं, आगे पीछे ऑपरेशंस में आएंगे, तो अगर नए पाइपलाइन लेके आ जाते हैं और ये पाइपलाइन वाले ऑपरेशन में आ जाते हैं तो कंपनी के नारे व्यारे हो जाएंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड द थर्ड चैप्टर, दैट इज टेक्निकल्स। 90 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 90 को क्रॉस किया तो थोड़ा और पेन बढ़ेगा, और ये अगला जो तेज़ी देगा वो तभी देगा जब 115 को ये क्रॉस करेगा, तो 115 इसका रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा, अकॉर्डिंगली अपने डिसीजंस लीजिएगा, बट ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं अभी तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं IPO के टाइम से इन्वेस्टेड नहीं था, बीच में जब IPO आया था उसके बाद IPO के बाद में एकदम से इसने अच्छा खासा स्पाइक तो दिया था, बट उसके बाद ही काफ़ी अच्छा इसने हिट भी लिया है। मैं अभी पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं हूँ कंपनी से, रीज़न बीइंग कि अभी कंपनी 15% कैपेसिटी पे चल रही है। मैं थोड़ा महंगा लेना पसंद करूँगा, बट थोड़ा सा कंपनी ऑपरेशंस में अच्छे से आ जाए फिर उसके बाद। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा। ये भी बनाया है, आपके कमेंट्स पे ही बनाया है। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।